हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है कृषि रसायन विज्ञान, इसका जो 10th लेसन है उसका अपने पार्ट नंबर करेंगे 4th। इस पार्ट नंबर 4th के अंदर अपना टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ही कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। कि न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो मनुष्य हो, दोनों के जीवन के लिए ही न्यूक्लिक अम्ल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। कि मतलब जो मनुष्य की या पादप की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो जीन पाए जाते हैं वो जीन किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आगे कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो है आरएनए जिसे अपने कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है डीएनए जिसे अपने कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो अपने इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि आरएनए और डीएनए क्या होते हैं, ये कैसे बने होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इनका रासायनिक संगठन, मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल हैं अपने डीएनए और आरएनए ये कैसे बने होते हैं, किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है कि काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही अपने क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। फिर अपने देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है जो आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड खुद किसके बने होते हैं? तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बने होते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोसाइड। कि न्यूक्लियोटाइड किसके मिलकर बने होते हैं? फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड। फिर अपने देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बना होता है। कि न्यूक्लियोसाइड है वो शर्करा व कार्बनिक क्षार, इस कार्बनिक क्षार को अपने क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षार भी बोल देते हैं। कि न्यूक्लियोसाइड भी दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक तो शर्करा और दूसरा कौन सा? कार्बनिक क्षार। तो ये अति महत्वपूर्ण चार लाइनें हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? कि काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। फिर अपने पढ़ना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड के मिलने से। फिर अपने पढ़ना है कि फास्फोरिक अम्ल का तो सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, फिर अपने ये पढ़ना है कि जो न्यूक्लियोसाइड हैं ये किन से मिलकर बनते हैं? तो जो न्यूक्लियोसाइड हैं ये मिलकर बनते हैं शर्करा और कार्बनिक क्षार से। ठीक है, नेक्स्ट अपने और डिटेल में पढ़ते हैं इनको। तो कुल मिलाकर अपने कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो शर्करा, दूसरा फास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या है? H3PO4, और तीसरा कार्बनिक क्षार, मतलब जिसे अपने नाइट्रोजन क्षार भी कहते हैं। तो चाहे अपने न्यूक्लिक अम्ल डीएनए हो या आरएनए हो, इन दोनों के लिए जो फास्फोरिक अम्ल है वो क्या होगा? H3PO4। लेकिन इन दोनों में, डीएनए में और आरएनए में, जो शर्करा और कार्बनिक क्षार अलग अलग पाए जाते हैं। तो अपने डिटेल में पढ़ेंगे शर्करा के बारे में और कार्बनिक क्षार के बारे में। फास्फोरिक अम्ल के बारे में सिर्फ आपने इसका सूत्र ही याद रखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। तो अपने डिटेल में पढ़ते हैं शर्करा और कार्बनिक क्षार के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने शर्करा के बारे में कि न्यूक्लिक अम्लों में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है। अपने पास न्यूक्लिक अम्ल कितने हैं? दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, एक तो कौन सा? डीएनए, एक तो है डीएनए और दूसरा कौन सा है? आरएनए। ठीक है, कि पहली जो शर्करा है राइबो शर्करा या राइबोज शर्करा, ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आरएनए में। और जो दूसरी शर्करा है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये किस में पाई जाती है? डीएनए में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये जो दोनों ही शर्कराएं हैं, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये दोनों ही शर्कराएं
5 कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। मतलब इन दोनों शर्कराओं में जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में। नेक्स्ट यदि अपने देखें कार्बनिक क्षार, जिसे अपने नाइट्रोजन क्षार भी बोलते हैं, तो कार्बनिक क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरीन और दूसरे पिरीमिडीन। ठीक है, दो प्रकार के हैं, फर्स्ट है प्यूरीन और दूसरा कौन सा? पिरीमिडीन। प्यूरीन भी आगे दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन जिसे अपने ए से शो करते हैं और दूसरा है ग्वानीन जिसे अपने जी से शो करते हैं। ठीक है, कि कार्बनिक क्षार दो प्रकार के हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन। प्यूरीन भी दो प्रकार के हैं, एडेनिन, ग्वानीन। आगे जो पिरीमिडीन है ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमीन जिसे अपने टी से शो करते हैं, साइटोसिन जिसे अपने सी से शो करते हैं और दूसरा है यूरेसिल, यहाँ पर आएगा स, यूरेसिल जिसे अपने यू से शो करते हैं। तो अपने यदि बात करें कि डीएनए में कौन से प्यूरीन पाए जाते हैं या कौन से पिरीमिडीन पाए जाते हैं, तो डीएनए की अपने बात करें तो डीएनए में कौन से प्यूरीन होते हैं? दोनों प्यूरीन होते हैं, एडेनिन भी होता है और ग्वानीन भी होता है। ठीक है, प्यूरीन कौन से होते हैं डीएनए में? एडेनिन भी होता है और ग्वानीन भी होता है। फिर अपने बात करें पिरीमिडीन की, कि पिरीमिडीन 3 प्रकार के हैं, इनमें से डीएनए में कौन से पाए जाते हैं? तो डीएनए में थायमीन और साइटोसिन पाए जाते हैं। कि जो पिरीमिडीन है ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन डीएनए में कौन से पाए जाते हैं? थायमीन और साइटोसिन। फिर अपने बात करें आरएनए की, कि ये अपना आरएनए है, आरएनए में कौन से प्यूरीन पाए जाते हैं? तो आरएनए में भी दोनों प्रकार के ही प्यूरीन पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानीन। फिर अपने पिरीमिडीन आपने ध्यान देना है, यहाँ पर जो अंतर है वो किसका है? पिरीमिडीन का। कि पिरीमिडीन 3 प्रकार के हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में कौन से पाए जाते हैं? थायमीन और साइटोसिन, और आरएनए में कौन से पाए जाते हैं? साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में प्यूरीन तो सेम ही है, डीएनए में भी दोनों पाए जाते हैं प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानीन, लेकिन पिरीमिडीन का अंतर है, डीएनए में पाए जाते हैं थायमीन और साइटोसिन और आरएनए में पिरीमिडीन पाए जाते हैं साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, आरएनए में शर्करा कौन सी पाई गई है? राइबोज शर्करा, और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई गई है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। हमने पहले पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। फिर अपने पढ़ा था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड से। फिर हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड से और फास्फोरिक अम्ल से। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड किन से मिलकर बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से। तो अब ये देखते हैं कि अपने कि इनका निर्माण कैसे होता है। कि सबसे पहले अपने पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड, कि न्यूक्लियोसाइड किन से मिलकर बने होते हैं? एक तो नाइट्रोजन क्षार उसमें होता है और दूसरा उसमें क्या होता है? शर्करा होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? शर्करा का। ठीक है, इस शर्करा के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ये इसका फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और यहाँ पर होता है 5वां कार्बन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं होता। ये 5 कार्बन वाली शर्करा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसका जो प्रथम कार्बन होता है, प्रथम कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन क्षार, जिसे अपने कार्बनिक क्षार भी बोलते हैं। जब शर्करा के प्रथम कार्बन के साथ कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड का। और यदि वो पूछे कि यहाँ पर कौन सा बंध बनता है, कि जब नाइट्रोजन क्षार प्रथम कार्बन के साथ जुड़ता है तो कौन से बंध का निर्माण होता है? तो बंध आपने याद रखना है, यहाँ पर होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये जो किसका निर्माण हो गया? ग्लाइकोसाइड का। नेक्स्ट अपने देखते हैं ग्लाइकोटाइड, कि ग्लाइकोटाइड किससे मिलकर बना था? एक तो न्यूक्लियोसाइड से और दूसरा फास्फोरिक अम्ल से। तो न्यूक्लियोसाइड अपना ये है कि शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। तो इतना डायग्राम तो अपने को पता ही है कि ये अपनी वो 5 कार्बन वाली शर्करा है, इसके प्रथम कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन क्षार, और यहाँ पर बंध कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये इसका प्रथम कार्बन जिसके साथ कार्बनिक क्षार जुड़ा है।
ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। और जो पांचवा कार्बन होता है शर्करा का, उस पांचवें कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है? फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पर पी किसको शो कर रहा है? फास्फोरिक अम्ल को। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। ठीक है, तो इसके पांचवें कार्बन पर जब फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और इस पांचवें कार्बन और फास्फोरिक अम्ल के बीच में यहाँ पर कौन सा बंध होता है? तो बंध का नाम आपने याद रखना है एस्टर बंध। कौन सा बंध होता है? एस्टर बंध। नाइट्रोजन क्षार और प्रथम कार्बन के बीच में कौन सा बंध था? ग्लाइकोसिडिक बंध। पांचवें कार्बन और फास्फोरिक अम्ल के बीच में कौन सा बंध होता है? एस्टर बंध। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो गया था कि शर्करा के प्रथम कार्बन के साथ क्या जुड़ा था? नाइट्रोजन क्षार। तो ये न्यूक्लियोसाइड था इतना। ठीक है, और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फोरस या फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो वो जुड़ता कैसे है कि जो शर्करा का पांचवा कार्बन होता है उस पांचवें कार्बन के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है और कौन से बंध का निर्माण करता है? एस्टर बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग है पॉली न्यूक्लियोटाइड। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाइयाँ, मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड का। तो एक लाइन तो आपने पहले ही पढ़ी थी कि काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड का। और इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड को अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर एक नई बात आपने याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, कि मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके बीच में जो बंध होता है उस बंध का क्या नाम है? फास्फोडाई एस्टर बंध। इससे पहले आपने दो बंध पढ़े हैं, एक तो ग्लाइकोसिडिक बंध और दूसरा कौन सा? एस्टर बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध कहाँ पर था कि शर्करा का जो पहला कार्बन था और दूसरा था नाइट्रोजन क्षार, कि शर्करा के पहले कार्बन और नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो बंध होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बंध। और एस्टर बंध कहाँ था कि जो शर्करा का पांचवा कार्बन होता है उस पांचवें कार्बन के साथ जब फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो वहाँ पर कौन से बंध का निर्माण होता है? एस्टर बंध का। और फास्फोडाइएस्टर बंध कहाँ पर होता है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो कौन से बंध का निर्माण होता है? तो वो होता है फास्फोडाइएस्टर बंध का। ठीक है, तो अपने इसकी संरचना के बारे में अब पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना किसकी बनी हुई है? पॉली न्यूक्लियोटाइड की। पॉली न्यूक्लियोटाइड की मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड की संरचना किस प्रकार की है कि ये अपनी शर्करा है, इसके पहले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन क्षार। और इसका जो पांचवा कार्बन था, पांचवें कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फास्फोरिक अम्ल। ये एक संरचना किसकी है? न्यूक्लियोटाइड की। और ये मान लो मैंने इसके नीचे बना दिया दूसरा न्यूक्लियोटाइड कि ये पहले कार्बन के साथ अपने क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजन क्षार। यहाँ पर पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन के साथ अपने क्या जोड़ दिया? फास्फोरिक अम्ल। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो ध्यान दो कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? पहला। ये दूसरा। जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है इसका जो तीसरा कार्बन होता है, पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन। पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन के बीच में और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है ये दूसरा है, इसके पांचवें कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन। पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन के बीच में एक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, और उस बंध को अपने क्या नाम दिया था? फास्फोडाई एस्टर बंध, जिसके द्वारा ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर शो हुआ है कि ये तो है अपनी एक शर्करा, इस शर्करा के साथ पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन क्षार। पांचवें कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, और ये अपना यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इस प्रकार ये नाइट्रोजन क्षार और इसके पांचवें कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? फास्फोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन शो हो रही है, ये यहाँ पर कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन। और यहाँ पर ये कार्बन कौन सा था? पांचवा कार्बन।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो 5वां कार्बन होता है और जो फास्फोरस होता है, इसके बीच में कौन सा बंध होता है? एस्टर बंध। और उसी प्रकार यहाँ पर है कि ये फास्फोरस है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी क्या होगा? एक एस्टर बंध। तो यहाँ पर देखो 2 एस्टर बंध हुए हैं। एस्टर बंध कितने हो गए? 2, और एक फास्फोरस है। तो इसीलिए इस बंध को अपने क्या बोल देते हैं? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड या फास्फोडाई एस्टर बंध। ठीक है, कि इस फास्फोरस के दोनों ओर कौन से बंध हैं? एस्टर। तो इसी कारण संयुक्त रूप से अपने कह देते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर भी ये तीसरा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है? फास्फोडाइएस्टर बंध, जिनके द्वारा ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को अपने क्या बोल देते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का ये जो एंड है, ये जो सिरा है, इसको अपने नाम दिया है 5 एंड और इसको अपने नाम दिया है 3 एंड। क्यों नाम दिया है? क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर की ओर कार्बन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ऊपर की ओर कार्बन कौन सा है? 5वां, तो ये 5वां एंड हो गया। यहाँ पर देखो नीचे की ओर कौन सा कार्बन है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरा कार्बन है लास्ट में, तो इसे अपने कौन सा नाम दे दिया? 3 एंड। ठीक है, तो ये अपनी श्रृंखला है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जिसे अपने बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है लास्ट में अपने डीएनए व आरएनए में अंतर। तो एक साइड अपने डीएनए के पॉइंट लिखे हैं और दूसरी साइड लिखे हुए हैं आरएनए के। ये सभी वही पॉइंट हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, कि एक कोशिका में जो डीएनए होता है, ज़्यादातर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। और जो आरएनए है, ज़्यादातर आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन कुछ मात्रा में आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। और कुछ मात्रा में डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। दूसरा पॉइंट देखिए कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तीसरे देखिए कि डीएनए में कौन कौन से क्षार होते हैं? प्यूरीन तो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इसमें भी कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन अंतर कहाँ पर आता है? जो पिरिमिडीन है, कि डीएनए में पिरिमिडीन पाए जाते हैं, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए में कौन से पाए जाते हैं? साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर चौथा अंतर है मेन कि डीएनए किस प्रकार का होता है? द्विसूत्री होता है। इस प्रकार 2 सूत्र होते हैं, एक सूत्र तो ये हो गया और दूसरा सूत्र ये हो गया। ठीक है, द्विसूत्री होता है। और आरएनए किस प्रकार का होता है? एकल सूत्री होता है, उसमें सिर्फ एक सूत्र ही पाया जाता है। लास्ट अंतर देखिए कि यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में सहायक होता है। क्योंकि आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं या आनुवांशिक गुण होते हैं, वो जनकों से संततियों तक कौन लेके जाते हैं? जीन। और जीन किसके बने होते हैं? उसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में कौन सहायक होता है? डीएनए। और जो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सहायक होता है? आरएनए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो ये आसान से 5 अंतर हैं। पहला पॉइंट मैं फिर आपको बता दूं कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। और कुछ मात्रा में आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर के बीच में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये 10वें लेसन में से डीएनए और आरएनए में अंतर। तो ये अपना जो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका इस वीडियो का पार्ट होगा, जो नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें अपना टॉपिक होगा लिपिड। ठीक है, तो मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।